वी आर गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन, तो मेरी बात को इग्नोर कर देता है। फिर वो बोलता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वो मेरी बात को इग्नोर कर देता है। फिर मैं बोलता, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं आपको उसी समय डाउट हो जाता है। फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। तो उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा रहता है, वो एक सामने नहीं होता गाड़ी की डैशबोर्ड टाइप का, उसको खोलता है। उसमें से एक छोटी पिस्तौल रहती है उसके पास। अच्छा अच्छा, वो पिस्तौल आप कभी देखे थे कि नहीं? पिस्तौल तो मैंने देखी है, एम्बेसी पहले ही आके हमें ये बता के जाती है कि कोर्ट में जाने से पहले ही आती। इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर आया था, हमें बताता है कि आपको कोर्ट में ये बोलना है कि आपसे गलती हो गई थी, आप थाईलैंड में म्यांमार में चले गए थे। और अगर आप ये बोलोगे कि आपका अपहरण हुआ था या फिर जबरदस्ती लेके गए थे, तो लीगली प्रोसेस करना तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसमें 5-6 महीना 1 साल भी लग सकता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज। पी इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं गाजीपुर के धरती पे हूँ। वही गाजीपुर मित्रों जो आप लोग जानते हैं, ये जवानों की धरती है, वीरों की धरती है। और आजकल जो फ्रॉड चल रहा है, आप लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती हैं वो सही होती हैं। फ्रॉड में आप मत पड़िए, स्कैम में मत फंसिए। आए दिन सरकारें भी ये सूचना जारी करती रहती हैं। ऐसे में एक जो घटना होती है या स्कैम में जो फंसते हैं, कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे होंगे। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, गाजीपुर की धरती से हैं। इनके साथ क्या कुछ स्कैम होता है, हम सारी जानकारी इन्हीं से लेंगे। कैसे होता है, किस प्रकार होता है, फिर क्या सारी चीजें होती हैं वहाँ पे अदर देशों में, अपने देशों के अपेक्षा अदर देशों में किस प्रकार से रखते हैं और किस भावना से देखते हैं, तो सारी बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भैया जी, ये घटनाएं जो हुई हैं आपके साथ, ये कैसे हो जाती हैं? आप अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, फिर कैसे ये मोड़ ले लेती हैं जीवन में? मैं वहाँ पे जैसे, अब इतनी जानकारी शायद आपको भी ऑनलाइन माध्यम से होगी कि मैं थाईलैंड में जॉब कर रहा था, जी जी। चिंग माई नाम की जगह पे, एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर। चार नहीं, सबसे पहले आप जॉब कहाँ करते हैं? सबसे पहले मैं तो घर पे ही था, बेरोजगार था मैं। अच्छा, बेरोजगार थे। शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा दीक्षा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हूँ। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप। अगर बात करें तो इंजीनियरिंग की डिग्री और अच्छी डिग्री भी लिए हैं, तो इसके बाद फिर जॉब कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जी, मेरी जो जॉब थी, मैं होंडा सीएल कार्स इंडिया लिमिटेड में, होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में, जी जी। ग्रेटर नोएडा में एज ए इंजीनियर जॉब करता था। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में एज ए इंजीनियर जॉब करते थे। इसके वहाँ बाद मैंने 2009 से लेकर 2016 तक जॉब किया है। 9 7 16 7 साल जॉब करते हैं। जॉब किया है। तो फिर इसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं कुछ अपना बिजनेस करना चाहता था। मैंने रिजाइन दे के वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ही अपना रेस्टोरेंट बिजनेस खोला, जी और 2016 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जी। 4 साल काफी बिजनेस अच्छा भी चला, जी। प्रॉफिट भी था। फिर कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियां सामने आ गई, रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। मित्रों, वही कोविड जब आता है तो कितने लोगों को तबाह कर देता है और कितने लोगों को बर्बाद कर देता है, कितने लोगों को अच्छी जगह भी पहुंचा देता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसमें मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा मेरा नुकसान होता है और मेरा बिजनेस बंद हो जाता है। जी। फिर बिजनेस बंद हो जाने के बाद मैं अपने घर पे वापस चला आता हूँ। अच्छा, घर पे वापस चले जी, आए। इसके वापस बाद? यहाँ पर कई प्रकार से ट्राई करता हूँ पैसे कमाने के लिए, जी लेकिन कोई अच्छा जीविकोपार्जन का साधन मुझे मिल नहीं पाता है। जी जी। पढ़ाई का भी काम करता हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए टीचर भी पढ़ाता हूँ, अच्छा। लेकिन कोई अच्छी सैलरी यहाँ मुझे ऑफर नहीं मिल पाती है। जी जी। फिर मुझे लगता है कि मुझे कहीं विदेश में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, और नॉलेज है। मेरे पास डिग्री भी थी और नॉलेज भी था। जी। फिर मैं ऑनलाइन माध्यम लिंक्डइन के द्वारा हुँ। जॉब प्रोफाइल अपनी बनाता हूँ रेस्टोरेंट मैनेजर की। अच्छा, लिंक्डइन में सब लोगों ने लगभग जितने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, सब लोग बनाते हैं। तो मेरा भी बना है और हर जगह से ऑफ़र मिलते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? वहां से मुझे एक जॉब ऑफर आती है जी। थाईलैंड से, चिंग माई नाम की जगह से, जी। इंडियन रेस्टोरेंट में एज ए मैनेजर की पोस्ट के लिए। जी, जी, उसके बाद? वहां पर इंटरव्यू मेरा होता है, क्रैक करता हूँ मैं, ऑनलाइन ही होता है सारा, जी। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। उसके बाद वो भी इंडियंस हैं, जिनका रेस्टोरेंट था वो भी इंडियंस थे। जी, जी। फिर वहां पर मेरा वर्क वीजा, सारी डिटेल, सारा मतलब लीगल प्रोसेस के थ्रू मैं वहां पर जाता हूँ काम करने। जी, जी। 9 जनवरी को मैं वहां पर ज्वाइन करता हूँ, जी, और 9 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद लगभग 4.5 महीने वहां पर जॉब करता हूँ, जी। 14 मई तक। और 3-4 महीने जॉब करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि वहाँ के कैलिपर के हिसाब से मुझे वहाँ कम सैलरी मिल रही थी।
जो वहाँ का जो अच्छा। सैलरी स्ट्रक्चर होता है एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर, हम्म, मुझे लगा वहाँ की मेरी सैलरी कम है, मुझे और ज़्यादा अच्छे के लिए ट्राई करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मैंने अपने ग्रोथ के लिए मैंने जॉब प्लेटफॉर्म पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना शुरू किया। जी। कुछ वो कॉल्स भी आए। कौन सा प्लेटफॉर्म? जॉब डीबी वहाँ पर एक फेमस, जैसे यहाँ नौकरी.com होता है, वहाँ पे जी। जॉब डीबी करके था, अच्छा उस पे अच्छा। अप्लाई किया ये था। वहाँ की साइड थी। वहाँ की साइड थी, थाईलैंड की। अच्छा अच्छा। तो वहाँ उसके से बाद? कई प्लेटफॉर्म से जॉब ऑफर, मतलब जॉब कॉल भी आते हैं मेरे पास, जी जी। 2-3 जगह से। हम्म, फिर एक जगह से और कॉल आता है, वो बोलता है कि आपका जो रेस्टोरेंट मैनेजर की पोस्ट है हमारे पास, और ये माइसोट में, थाईलैंड में एक जगह है माइसोट, जी। वहाँ पर ये है। और सबसे पहले हम आपका ऑडियो इंटरव्यू लेंगे। जी। अगर ऑडियो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हम्म, तो 13 या 12 मई को मेरा ऑडियो इंटरव्यू लेते हैं। जी। और ऑडियो इंटरव्यू लगभग 15 मिनट का रहता है। हम्म। ऑडियो इंटरव्यू के 5-6 घंटे बाद वो फ़ोन करते हैं, एचआर जो भी रहता है, वो इंडियन रहता है। अच्छा, एचआर भी इंडियन रहता है? अच्छा, इंडियन रहते हुए भी वो जानता है उसको? अच्छा वो अच्छा। एजेंट था जो फ्रॉड करता है। अच्छा अच्छा, इसके बाद क्या होता है? फिर वो बोलता है कि आपको फिजिकल इंटरव्यू के लिए 14 तारीख को आना पड़ेगा। हम्म, फिर वो मेरे मोबाइल पे लोकेशन सेंड करता है हम्म, कि आपको इस जगह पर आना है। जी। 14 तारीख को मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ लोकेशन पे, हम्म, माइसोट। हम्म, फिर फ़ोन लगाता हूँ उसे, तो बोलता है कि ठीक है, हम आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं जो आपको इंटरव्यू लोकेशन तक लेके जाएगा, जहाँ पर हमारा इंटरव्यू लोकेशन है। आप तो थोड़ा सा खुश हुए होंगे कि भाई चलो गाड़ी आ रही है। जी, जी, नहीं तो वहाँ पे ही नॉर्मल प्रोसीजर है। जी जी। वहाँ पर लोग थोड़ा असिस्ट करते हैं चीज़ों को। जी जी। फिर वहाँ पर मैंने पूछा कि ये कहाँ पर है? इसकी लोकेशन मुझे आप भेजिए जी। मोबाइल पे, गूगल लोकेशन। हम्म, तो बोलता है कि एयरपोर्ट के बगल में ही है। तो मैंने क्या किया कि एयरपोर्ट की लोकेशन डाल दी अपने मोबाइल में, हम्म, गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आई थी, मैं बैठ गया। हम्म, गाड़ी में 2 लोग बैठे थे आगे की तरफ। उतरते हैं, क्या करते हैं? फिर गाड़ी चल देती है। जब गाड़ी चलती है तो मैं मैप में देखता हूँ कि गाड़ी जो है अपोज़िट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब एयरपोर्ट की तरफ रॉन्ग डायरेक्शन में जब गाड़ी जाती जा है? रही है। तो मैं ड्राइवर से बोलता हूँ कि हम गलत जा रहे हैं। हम्म, मतलब वी आर गोइंग टू अपोज़िट डायरेक्शन। यस। तो मेरी बात को इग्नोर कर देता है। हम्म, फिर वो बोलता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम्म, उसके बाद? तो फिर वो मेरी बात को इग्नोर कर देता है। फिर मैं बोलता, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं अच्छा, आपको उसी समय डाउट हो जाता है? जी, जी। फिर इसके बाद? मैं बोलता हूँ गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। तो उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा रहता है, वो एक सामने नहीं होता गाड़ी की डैशबोर्ड टाइप हाँ, का, डैशबोर्ड उसको होता है। खोलता है। उसमें से एक छोटी पिस्तौल रहती है उसके पास। अच्छा अच्छा, ओ पिस्तौल आप कभी देखे थे कि नहीं? नहीं, पिस्तौल तो मैंने देखी है, क्यों नहीं, यहाँ पुलिस वालों के पास हाथों में तो यहाँ पर लगा के अच्छा, वो रखते ही है। समझ में आ गए थे कि ये पिस्तौल ही है। पिस्तौल तो पता ही है मुझे, पिस्तौल जी क्या, जी। मैं 35 साल का व्यक्ति हूँ। जी पिस्तौल मुझे पता, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। जी। जी। तो मैंने देखा तो उसने मुझे इशारा किया कि चुप रहो और बैठे रहो, ऐसा इशारा करता है। तो डर गए होंगे फिर? जी बिल्कुल, मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ हाँ। मैं समझ फिर गया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। क्या क्या किए इसको? कुछ नहीं, जान है तो जहान है, बैठा रहा वहां पर। हाँ हाँ। गाड़ी चलती रही, जी। 35-40 मिनट चलती रही गाड़ी। उसके बाद एक नदी के किनारे लेके जाते हैं। वो नदी का किनारा मैं जीपीएस में देखता हूँ कि वो म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर था, वो नदी जो थी, म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर? बॉर्डर था वो। उसके बाद? मुझे नाव में बैठाते हैं लोग। अच्छा, नाव में बैठा थे? फिर नदी क्रॉस करते हैं। नदी क्रॉस करता हूँ, मैं थाईलैंड में, म्यांमार में पहुंच जाता हूँ। अच्छा। वहां देखता हूँ बहुत सारे व्यक्ति आर्मी की ड्रेस में, AK-47 राइफल, ये सब बंदूक के साथ वहां पर टहल रहे हैं। आर्मी के ड्रेस में? आर्मी की ड्रेस में, जो अच्छा। चित्तेदार नहीं होती आर्मी की जी। ड्रेस, उस टाइप की ड्रेसों के साथ वहां हम्म, टहल रहे थे। हम्म, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर मैं अपने उसको एचआर को ही फ़ोन लगाता हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। मैं रास्ते में भी कई बार ट्राई किया, फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा वो। फिर समझ गया कि ये फ्रॉड है बहुत बड़ा, हम्म, और अब मानव तस्करी का कोई रैकेट है। जी। फिर वहाँ से गाड़ी आती है, बगल में ही कैंपस होता है, बहुत बड़ा कैंपस, उसमें लेके मुझे जाते हैं। हम्म, कैंपस में जाने के दौरान मैं ही अपना सारा डिटेल, लोकेशन और अपना कि मैं एक समस्या में आई एम इन ट्रबल, ऐसा मैसेज लिख के अपनी लोकेशन अपनी वाइफ को भेज देता हूँ। अच्छा, वो परिवार में आप वो लोकेशन भेज देते? जी, अपने व्हाट्सएप, और जहाँ पे काम कर रहा था रेस्टोरेंट में, वहाँ के एक स्टाफ को भी भेजता हूँ। अच्छा, वहाँ के आपसे जिससे जमता था हाँ, उसके पास? उसे भेज देता हूँ। 2 लोगों के पास मेरी लोकेशन थी। उसके बाद गेट पे जाता हूँ, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मेरा मोबाइल फ़ोन जब्त कर लेते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा, फोन को स्विच ऑफ कर जी। दिया? उसके बाद फिर अंदर जाते हैं ऑफ़िस में, एक बिल्डिंग थी व्हाइट कलर की। उस बिल्डिंग में दाखिला होता है मेरा, तो एक कॉल सेंटर की तरह बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें क्यूबिक क्यूबिकल नहीं बने होते कॉल सेंटर की तरह, जी जी। उसमें बने हुए हैं, और लगभग 150 से 200 लोग कंप्यूटर पर बैठ के बातें कर रहे हैं, की चैटिंग कर रहे हैं। जी जी। फिर वहाँ पे घुसते ही मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि कुछ इस टाइप का स्कैमिंग का काम है ये। फिर वो मुझे एक टेबल पे बैठाते हैं, 2 चाइनीज़ आते हैं, हम्म, एक ट्रांसलेटर के साथ, जी। मुझसे पूछते हैं कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में और हम्म, टाइपिंग स्पीड के बारे में।
मैं वही बताता हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज मुझे थोड़ी बहुत है, और टाइपिंग का स्पीड का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया। फिर वो मुझे रहने के लिए एक बिल्डिंग में घर, मतलब मेरा रूम अलॉट कर देते हैं। अच्छा, रूम को अलॉट कर देते हाँ, उस रूम में पहले से ही 9 लोग रह रहे होते हैं। हैं। उसमें 9 लोग रहते हैं, एक रूम में 10 लोग रहते थे। आपको लेके 10 उसमें लोग। 5 बेड थे, ऊपर नीचे सोना होता था हुँ, उसमें। हुँ। उसके बाद? उसके बाद उसमें 2 इंडियन पहले से ही रहते थे। वो इंडियंस मुझे यहाँ की स्थिति के बारे में बताते हैं कि ये एक स्कैम सेंटर है, और हम लोग यहाँ एज़ एक गुलाम की तरह काम करते हैं हम लोग। वी आर अच्छा। स्लेव, वी आर हियर। हम लोग स्लेव हैं यहाँ पर एक तरीके से। जी, जी। अब बस आपको खाना दिया जाएगा, उसके बदले आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। कहीं न कहीं गुलामी तो अपने भारत देश से हट गई है, लेकिन भारत देश जब छोड़ोगे आप, तो गुलाम बन जाओगे, और गुलाम जब बन जाओगे, तो ये फिर कहानी कैसे-कैसे क्या होती है, ये भाई साहब भी गुलाम बन गए थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया कि ये लोग जो काम देते हैं उसे आँख बंद करके कीजिए। अगर आप इनका काम करने से मना करते हैं या फिर कोताही करते हैं, तो आपको ये लोग पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे। पैसा देते थे, पैसा नहीं जिसके लिए आप घर छोड़े। ना, ना पैसा नहीं मिलता। वहाँ तो आपको ज़िंदगी बचाने के लिए काम करना है ना, जान है। उसके बाद? फिर उसके बाद पनिशमेंट उन्होंने बताया कि काम ना उनका करने से मना करेंगे या कोई कोताही बरतेंगे तो वो आपको पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट जैसे कि आपको लाठियों से मारना, कोड़े से मारना, करंट के कुर्सी बाँध के करंट के झटके देना, ये सारी चीज़ें दंड थे वहाँ के। उसके बाद मैं समझ गया सारी चीज़ें कि वहाँ पर मुझे किसी प्रकार का मतलब विरोधाभास नहीं करना है। मतलब अब जो बोलेंगे उसको सुनना है शांति मैं से। समझ गया कि एक खतरनाक जगह है। फिर वो उन्होंने जैसा-जैसा मुझे बताया कि आपकी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, आपको सिखाया जाएगा स्कैम कराना, उसके बाद आपको काम करना शुरू करना होगा। तो 14 मई था, लगभग 30 मई तक वही मेरी ट्रेनिंग चली, और 1 जून से मुझे काम पे लगा दिया गया था। अच्छा प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल है, जी, जब वो स्कैम की ट्रेनिंग पूरी होती है, स्कैम की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपने एक आध कस्टमर उनको दिया था? जी बिल्कुल, वो मेरा नहीं देंगे तो आप आपको मारेंगे पीटेंगे। कितने ऐसे कस्टमर आप दिए? मैंने 3 या 4 कस्टमर शायद दिए होंगे। अच्छा। जी, जी। इसके बाद क्या हुआ? ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं वो यूरोपियन कंट्री के या गल्फ कंट्री के होते थे। मतलब यही 2 कंट्रीज़ टारगेट की जाती थी। जी। गल्फ कंट्री या यूरोपियन कंट्री। अच्छा, ये कैसे करते थे? डिजिटल मतलब जी, हमें कंप्यूटर दिया गया, उसपे व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे चैटिंग करनी होती थी। वो हमें नंबर्स ला के देते थे, ये नंबर से आप चैटिंग कीजिए, और आपको एक लड़की की प्रोफ़ाइल बना के दे देंगे। उस लड़की की प्रोफ़ाइल से आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालिए, फिर उनकी बेसिक डिटेल निकालिए कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनका मंथली इनकम वो कितना कमाते हैं। अगर वो अच्छा कमाते हैं, तो उनके साथ हमें स्कैम करना होता था। जी, जी। उसके बाद क्या करते थे? अगर उनकी इनकम बढ़िया होती थी, तो उनके साथ हमें स्कैम करने के लिए आगे प्रोसीड किया जाता था। हुँ। इनको वही परमिशन देते थे कि किसके साथ करना है आपको स्कैम, किसके साथ नहीं करना है। जी, उसके बाद जब हम लोग ट्रांज़ैक्शन वाले मोड पे एक ऐप इंस्टॉल करवाते थे उनसे, जी, उनका भरोसा जीत के। जी, जी। जब वो ऐप इंस्टॉल कर लेते थे, ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो उनका काम हो जाता था। हमारा काम वहाँ समाप्त हो जाता था। अच्छा, उसके बाद जो हैंडल करते थे फिर वो अगली टीम। डिजिटल जो भी मनी ट्रांज़ैक्शन होता था, वो सारा उनके द्वारा होता था। वो हमें नहीं सिखाया जाता था। इसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद यही प्रक्रिया चलती रहती है। हुँ। मैं देखता हूँ कि मेरे रूम में 1-2 लोग क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे चोरी-चोरी। चोरी-चोरी हाँ, फ़ोन। वो भी स्लेव थे। वो अफ्रीका के, घाना के, जी। इथियोपिया के, अलग-अलग देश। अलग-अलग कंट्रीज़ के थे लोग। जी, वो लोग उस अलग-अलग कंट्रीज़ के थे, और वो लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल भी कर रहे थे। जी, तो मैं भी उनसे मदद माँगता हूँ, कृपया मुझे भी फ़ोन करने दिया जाए अपने घर पे। जी, मुझे फ़ोन करने के लिए देते हैं, मैं जी, अपने घर पे बातचीत करता हूँ, जी, अपनी यहाँ पे सारी व्यथा बताता हूँ। जी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक फ़ोन रहेगा तो मैं डायरेक्टली अपने घर के कनेक्शन में रहूँगा। जी। तो मेरे रूम में 2 इंडियंस और थे, मैं उनसे भी मदद माँगता हूँ कि हम तीनों मिलके एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं और अपने-अपने घरवालों से बातचीत करते रहेंगे। तो राज़ी हो जाते हैं, फिर हम लोग 1-1 हज़ार भाट, वहाँ का जो करेंसी था, लगाते हैं और उस अफ्रीकन को देते हैं। वो हमें मोबाइल और सिम कार्ड लाके दे देता है। इसके बाद परिवार में बात। परिवार से वीडियो कॉल, हम लोग वीडियो कॉल तक बातचीत हमारी शुरू हो जाती है। मोबाइल कैसे रखते थे छुपा? मोबाइल छुपा के, जैसे ही जब कैदी की तरह? कैदी की तरह बस रूम में हमारे पास 1 से डेढ़ घंटा होता था बातचीत करने का। जब हम काम करके आते थे, उसी टाइम पे बातचीत करके रख देते थे। तो खाना कब देते? देखिए, हमारा जो वर्किंग आवर था वो शाम को 5 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक था, 9 से साढ़े 9 बजे तक। लगभग 16 से 17 घंटे का। 16 से 17 घंटा। उसमें एक बार हमें खाना खाने के लिए जाना होता था। अच्छा। जी। खाना खाने में हमें नॉन वेजिटेरियन ऐसे खाने जो इंडिया के लोग नहीं जनरली नहीं खाते हैं। जी। जैसे मेंढक, सूअर, क्रोकोडाइल, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, वहाँ से फिर निकलने के लिए जब आपको मोबाइल मिल जाती तो थोड़ा-सा तो ये मिल गया फिर होगा। मुझे लगा कि अब मेरे पास एक उम्मीद नज़र आती है कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है।
इसके द्वारा मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। हाँ, तो मेरे घर वाले मुझे 2 नंबर प्रोवाइड कराते हैं, एक थाईलैंड एम्बेसी का और एक म्यांमार एम्बेसी का। बोलते हैं इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और जो हो सकता है अपने एंड से कीजिए। तो फिर मैं पहले थाईलैंड एम्बेसी को फ़ोन लगाता हूँ, उनको सारी डिटेल बताता हूँ कि मैं फँस गया हूँ, ऐसी-ऐसी कंडीशन है। तो बोलते हैं कि उनका रिएक्शन ये होता है कि तुम जो बता रहे हो हमें पहले से पता है, कोई नई बात नहीं है। वो ऐसा बोलते हैं मुझसे। क्योंकि उनको तो मालूम ही है स्कैम क्या चल रहा है। हमको मतलब वो वहाँ के लोकल सरकार को या उस देश के लोगों को नहीं मालूम होगा तो किसको जी, मालूम। जी। तो बोल रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, तुम लोग खुद पैसे के लालच में वहाँ जाते हो, फँस जाते हो। और फिर जब फँस जाते हो तो फिर चिल्लाने लगते हो, हमसे मदद माँगने लगते हो। तो हम कहे आप कैसी बात कर रहे हो? हम यहाँ पे फँसे हुए हैं, हमारी जान खतरे में है, तो हम किससे बातचीत करेंगे? तो बोले कि हम थाईलैंड की गवर्नमेंट है, मतलब थाईलैंड की एम्बेसी है, वो म्यांमार है, कुछ नहीं कर सकते। सिंपल बात। डायरेक्ट मना कर। डायरेक्ट मना किया। उन्होंने बोला कि म्यांमार एम्बेसी से आप बात कर लो। फिर आपने मेरे पास म्यांमार एम्बेसी का भी नंबर था। उसके जो राजदूत थे, उनका नाम था वीके सिंह। विकेश। मैं उनको कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझसे मैसेज पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप मैसेज पे उनसे बातचीत मेरी होती है। और आप थे भी म्यांमार में। मैं म्यांमार में ही था। तो उनको सारी डिटेल बताता हूँ, मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है, अपनी पासपोर्ट की फ़ोटो भेजता हूँ। तो बोलते हैं कि आपकी डिटेल ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। आपके घरवालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने दे दिया था। फिर मैं बोलता हूँ सर यहाँ बहुत सारे इंडियंस फँसे हैं, ये बताइए हम निकलेंगे कैसे? ये बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखो निकलने का एक ही तरीका है, अगर जल्दी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पासपोर्ट मेरे पास भेजो, ताकि हम एक्शन सरकार पे दबाव बना के एक्शन करवा सकें जल्दी से। और वहाँ की वीडियोज़, कोई एविडेंस, उनकी फ़ोटो जो आपके ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं आपको, उनकी फ़ोटो भेजिए। तो मैं वही करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर मैं वहाँ के बहुत वहाँ 40 प्लस इंडियन थे, लगभग 47 इंडियन थे। तो मैं वहाँ के कई इंडियंस को कन्विंस करता हूँ, कई लोग होते हैं, कई लोग नहीं भी होते हैं। तो जो कन्विंस होते हैं वो अपना पासपोर्ट लाके मुझे देते हैं, मैं फ़ोटो खींच के एम्बेसी को सेंड करता रहता था। उसके बाद एक दिन 27 जून को, शायद 28 जून को मैं मोबाइल फ़ोन लेके ऑफ़िस में जाता हूँ। वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्लिप बनाता हूँ छोटी-छोटी 15-15 सेकंड की, 20-20 सेकंड की। भेज देते। और वो एम्बेसी को भेज देता हूँ, म्यांमार वाली, वीके सिंह उसके को। बाद क्या होता है? उसके 2 शॉर्ट दिन में बाद उसके 2 दिन बाद मेरे रूम पे छापा पड़ता है, मेरा मोबाइल फ़ोन जब्त हो जाता है। उसके बाद फिर क्या सारे करते हैं? उनको वीडियोज़ मिल जाते हैं, फिर वो मुझे डिटेन कर लेते हैं, जो चाइनीज़ होते हैं। और मुझे टॉर्चर रूम में ले जाके मुझे बहुत ज़्यादा मारा-पीटा जाता है, हद से ज़्यादा। अच्छा, जब मारते हैं तो आप तो एकदम भाई किसी को अगर मारो तो चिल्लाता होगा, फिर आपने वहाँ तो एकदम बुरी हालत हो गई होगी। मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इस लेवल की मार पड़ रही थी। आपको अच्छा, पड़ेगी, शुरू में 1-2 बार निकली आवाज़, उसके बाद मुँह से आवाज़ निकलना ही बंद हो गया। मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा था। बाप रे! मतलब मैं बयाँ ही नहीं कर सकता उस मोमेंट को कि मेरे साथ क्या क्या क्योंकि 5-6 लोग मुझे अच्छा, मार-पीट रहे थे। मारते-मारते घायल कर दिए। मारते-मारते मैं अधमरा हो गया था। अधमरा जिसे बोलते हैं, लिटरली अधमरा। हुँ। फिर उसमें से एक लाठी मेरे सर पे लगती है। अच्छा, कहाँ लगती है? यही सर पे? वो सामने देखिए बाल कम हाँ, होंगे। हाँ। यही ये जगह है मित्रों। देखिए कितना टॉर्चर करते हैं और काफ़ी देखिए मुझे करंट मार रहा काफ़ी है। इनको ये देखिए करंट करंट के जो ये झटके निशान है। दिए गए हैं, ये निशान है ये देखिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। वो मुझे एक क्लिनिक में लेके जाते हैं, वहाँ पे टाँका लगाया जाता है। 5 टाँके लगते हैं, 5-6 टाँके मेरे सर पे। फिर लाके उसी रूम में वापस मुझे रख देते हैं ये। जी, जी। 1 जुलाई का दिन था, फिर जब मुझे होश आता है वो 3 जुलाई का दिन रहता है। मैं 1 दिन पूरे बेहोश रहता हूँ रूम में। फिर उस दिन फिर मैं क्लीनिंग स्टाफ जो आता है मुझे पानी पिलाता है, मुझे कुछ खाने के लिए सेब देता है। थोड़ी मेरे शरीर में जान आती है। फिर शाम को वो दोबारा आते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, "ये वीडियो आपने किसको भेजा?" मुझे पता था ये मेड मैं मुझे मतलब रिपीटेंस क्वेश्चन करते थे मुझको ये जानना था कि ये वीडियो मैंने कहाँ भेजा अच्छा, और कहाँ-कहाँ भेजा। लेकिन आपने क्या किया? मैंने बताया कि मैंने ये वीडियो अपने घरवालों को भेजा है। मतलब आपने बयान चेंज नहीं किया। मैंने यही बोला कि मैंने अपने घरवालों को भेजा, ताकि वो जान सके कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ, सुरक्षित हूँ या नहीं। हाँ, उसके बाद? वो बोलते हैं कि आप तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्होंने ये जवाब दिया मेरे को। क्या सच-सच बताओ किसको भेजा? एम्बेसी को भेजा, एक बार वो भी हिंट मार रहे थे कि एम्बेसी को भेजा, पुलिस को भेजा, किसको भेजा? हुँ, तो हमने बोला कि नहीं मैंने किसी को नहीं भेजा, मैंने केवल अपने घरवालों को ही भेजा। हुँ। तो उनको यकीन नहीं हुआ, फिर वो मुझे मारने लगे। अच्छा, उसके बाद आपकी मोबाइल पकड़ी जाती है? मोबाइल तो मेरी पकड़ी ही जाती है, अच्छा, छापा अच्छा। पड़ता है रूम पे ना, हाँ, हाँ। तो मैं मोबाइल लेके तो जाता नहीं था, जी, जी। तो मोबाइल तो तभी पकड़ी जाती है। हुँ, हुँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर इंडियाज़ की एम्बेसी से एक लिस्ट आती है, म्यांमार एम्बेसी की तरफ से, उसमें 47 इंडियन का नाम रहता है। अच्छा, 47 लोगों के नाम। उसके बाद? हमें लगता है कि शायद हमें रेस्क्यू करने के लिए हमारी एम्बेसी आ रही है, जी, लेकिन जी। तो 2-3 दिन बीत जाते हैं, कोई एम्बेसी नहीं आती है। जी, जी। उसके बाद? उसके बाद वो 6 इंडियंस को और लेकर आते हैं, उसी जो काम कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। उनको भी टॉर्चर करना शुरू करते हैं मेरी ही तरह। सेम मारते-पीटते। हाँ। मारना-पीटना, करंट देना जो भी है। फिर अच्छा।
उनसे कहते हैं कि 10 लाख रुपए दीजिए और अपने घर जाइए। ओ, देखिए मित्रों, सबसे बड़ा खेला जो था इन लोगों का, ये वही था, पैसा। आदमी मेहनत निकलता है यहाँ से, जब अपना स्टेट क्रॉस करता है तो उसका धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगता है। और चाहे वो कहीं पे भी जाए, गुजरात जाए, मुंबई जाए, कहीं पे भी जाए, राजस्थान जाए कमाने के लिए, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब आपको वहां पे ये बताया गया कि अभी पैसा लाओ, फिर आपका क्या रिएक्शन आया? आप तो एकदम घबरा गए। हमने बोला कि सर देखिए इतना बड़ा अमाउंट हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। फिर मारे मारे पीटे होंगे। उन्होंने बोला कि देखो भाई, तुम चाहे तुम्हारे घर वाले जमीन बेच के दें, घर बेच के दें, कार बेच के दें, हमें इससे नहीं मतलब, हमें 10 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। हमने बोला 5 ले लो, 4 ले लो, मतलब रिक्वेस्ट की हमने, लेकिन वो अपने 10 वाली मांग पे अड़े रहे। तो इसके बाद घर वाले क्या करते हैं? फिर हमने घर वाले, वो हमें फोन प्रोवाइड करते हैं, हम घर वालों को फोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं हमारी स्थिति जान के कि हमें किस कंडीशन में मारा पीटा जा रहा है। तो उसके बाद फिर घर यहाँ वालों पैसे कैसे घर इकट्ठा वालों करते को वो लोग धमकी देते हैं, अगर आप नहीं दोगे हमें 10 लाख तो हम आपके बेटे को मार देंगे, या फिर उसके ऑर्गन बेच देंगे, या फिर उसको बेच देंगे। हैं? जी जी। फिर घर वाले डर जाते हैं, 1 हफ्ते का समय मांगते हैं। फिर मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं? मेरी पत्नी और मेरी माँ ने गहने बेच दिए अपने। देखो मित्रों, एक परिवार का जो होता है आभूषण, और सबसे कीमती आभूषण औरतों का ही होता है, क्योंकि अगर आभूषण ना हो तो सुंदरता कितना भी अच्छी हो, वो नहीं, फीकी पड़ जाती है। तो ऐसे में इनका पूरे जो माता जी हैं और इनकी वाइफ हैं, सारा आभूषण इनका बिक जाता है, क्योंकि हमारा बेटा और हमारा पति वापस आ जाए। और उसके बाद भी रिश्तेदारों से अलग हम उधार लेते हैं पैसे कि भाई, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद फिर पैसा पे करते हैं। पे, हाँ उनको पे कर देते हैं पैसा तो इसके इंस्टॉलमेंट बाद में। फिर क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट पैसा पे करते हैं। फिर 19 जुलाई का दिन था, उस दिन म्यांमार की आर्मी आती है उठा ले जाते और हमें वहां से रेस्क्यू करके ले जाती है। फिर वहां पे ले जाने के बाद जब हम बाहर जाते हैं तो हमें एक शंकर नाम के व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है। हैं। शंकर और धर्मेंद्र, वो ये बोलते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ने असाइन किया है आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अगर आपको म्यांमार से थाईलैंड जाना है तो आपको 2,70,000 रुपए देने पड़ेंगे। वहां पे भी पैसे की जी पैसे देने। हमने बोला हम ऑलरेडी दे चुके हैं वहां पे पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है। बोल रहे उस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आपको इधर से अगर उधर जाना है थाईलैंड तो 2,70,000 देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको यहीं जेल में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ से फिर फिर हमें जाते वहाँ की जेल में डाल दिया गया, म्यांमार के। हम्म। वहाँ पे हम जेल में बंद थे। फिर वहाँ पर शंकर आया, हमसे बातचीत की। फिर हमने घर वालों से, उन्होंने फोन प्रोवाइड किया हमें, शंकर ने हमारे घर वालों से बात की, 2,70,000 रुपए पेमेंट की हमारे घर वालों ने। फिर 1 महीना उस जेल में हम बंद थे। अच्छा, जेल की सजा काटे, पैसा भी दिए, सजा सजा भी काटे, क्योंकि म्यांमार का ये कहना था कि आप हमारे देश में इलीगल घुस आए थे। जी जी। फिर वहां से 1 महीने बाद वो हमें थाईलैंड पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। तो थाईलैंड पुलिस भी ले गई होगी उठा के? थाईलैंड पुलिस हमें कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में वहां पर इंडियन एम्बेसी पहले ही आके हमें ये बता के जाती है कि कोर्ट में जाने से पहले ही आती, इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर आया था, हमें बताता है कि आपको कोर्ट में ये बोलना है कि आपसे गलती हो गई थी, आप थाईलैंड में, म्यांमार में चले गए थे। और अगर आप ये बोलोगे कि आपका अपहरण हुआ था या फिर जबरदस्ती लेके गए थे तो लीगली प्रोसेस करना तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसमें 5-6 महीना 1 साल भी लग सकता है, तो पता नहीं प्रूफ होगा कि भी नहीं होगा। तो अगर जल्दी घर जाना है तो अपनी गलती स्वीकार कर लो, मतलब गलती स्वीकार करके चले जाओ। उसके तो बाद कोर्ट में जाते हैं, गलती स्वीकार करते हैं और जुर्माना लगा जुर्माना भरते हैं 2,000 भाट, और वहां से बरी कर दिया जाता है। फिर वहां से हमें पुलिस उठा के लेके जाती है बैंकॉक। बैंकॉक के आईडीसी सेंटर, मतलब कि डिटेंशन सेंटर है, वहां पर रख देती है और बोलती है कि यहाँ से आपकी एम्बेसी आपको छुड़ा कर लेके जाएगी आपके देश में। वहां पर जाके हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एम्बेसी निकालने में लगभग महीना 1.5 महीना लगा देती है। और एम्बेसी वाले भी बोलते हैं कि 1-2 हफ्ते में निकाल देंगे, लेकिन जो वहाँ पहले से 40-45 इंडियन पहले से फंसे हुए थे, वो हमें बताते हैं कि हम लोग यहाँ से इतने दिन से समय काट रहे हैं, अभी तक हमें भेजा नहीं गया है घर। और कुछ इंडियन, उन्होंने ये भी बताया कि एजेंट के माध्यम से अगर आप 60,000 रुपये पे करोगे तो आप अगले दिन ही घर जा सकते हो। तब आपने क्या किया? फिर हमने उस चीज़ को वेरीफाई किया, क्योंकि हमारा एक लड़का सुनील था, वो भी वहीं से निकल के आया था और 60,000 पे करने के बाद घर भी सुरक्षित पहुंच गया था एक ही दिन के अंदर। तो हमें इस न्यूज़ पे पूरा भरोसा था, तो हमने भी एजेंटों को 60,000 रुपए दिए और उन्होंने अगले दिन की फ्लाइट का टिकट कटाया और 27 अगस्त को हम इंडिया में रात को 8 बजे इंडिगो एयरलाइन से लैंड कर जाते हैं कहाँ? दिल्ली में? दिल्ली एयरपोर्ट पे। अच्छा, दिल्ली में। तो जब दिल्ली में उतरते हैं, तब तो एक बार आप तो बहुत खुश हो गए होंगे कि चलो। हमने फ्लाइट में ही जब जैसे लैंड कर जाती है तो सबके फोन में नेटवर्क आ जाता है। तुरंत हमने घर वालों को फोन करके बताया कि हम लोग लैंड कर गए हैं
बस कुछ ही देर में हम लोग बाहर निकल जाएंगे, जी, गेट के बाहर रहेंगे। जी। घर वाले एकदम वहाँ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। थे कि लड़का हाँ, अच्छा, ये पूरा प्रकरण कितने साल का हो? साल बीत जाता है कि उसके पहले ही? मतलब पूरे प्रकरण में कितना टाइम लगा था आपको? टाइम तो मैं 14 मई को हुआ था, लगभग 3 से साढ़े 3 महीने में फंसा था वहाँ पे। अच्छा, साढ़े 3-4 महीने फँसे थे। तो फिर इसके बाद जब आते हैं दिल्ली में, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ इमिग्रेशन वाले ही हमें वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, हुँ, और वहाँ पे भी सवाल जवाब रास्ते में भी पूछते रहते हैं, क्या करने चले गए थे थाईलैंड? ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या करने चले गए थे थाईलैंड? अरे म्यांमार। हुँ, मैंने कहा सर आपको जान के अनजान क्यों बन रहे हो? मैंने यही सही पूछा, जान के अनजान क्यों बन रहे हो आप? हुँ, आपको तो सब पता है हमारे बारे में, तभी तो आप यहाँ हमें लेने आए हैं गेट पे। हुँ, उनको सब पता था, फिर भी हम बताते हैं कि हमारा अपहरण हो गया था, ये वो गया था, सारी चीजें बताते, फिर चले जाते हैं। फिर हम एक जगह पे बैठाते हैं, बोलते हैं आपका इमिग्रेशन के लिए बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। हुँ, फिर बैठे रहते हैं, रात के 8 बजे से लेके 2 बज जाते हैं रात के, लेकिन कोई नहीं आता हमें लेने। फिर हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी से, फिर थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, तब सिक्योरिटी वाला हमें लेके जाता है इमिग्रेशन में। हुँ, फिर वहां पे भी हमें बैठा दिया जाता है। हुँ, हमारे घर वाले बाहर हमारा खाना लेकर भी आए थे, क्योंकि हम 2 दिन से भूखे थे, हमें खाना नहीं खाया फिर था। छोड़े कब? सुबह 5:30 बजे, तब परिवार वाले से मिले आप? तब जाके मैं बाहर निकला, अपने परिवार वालों से मिला। अरे वाह! भारत जब आए तो आपकी खुशी वो झलक रही है और इस समय भी हम लोग प्रदीप जी से बात कर रहे थे और प्रदीप जी आप विदेश मंत्री के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सारा प्रकरण जो होता है बाहर देशों से, वो विदेश मंत्री जी ही देखते हैं मुझे और लगता है उसी पे कि जाँच मेरे जो भाई हैं राजकुमार कुशवाहा जी, जी, वो जब मैं वहाँ फँसा हुआ था तो 2 बार उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात भी की थी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम उसे जल्दी ही छुड़ाकर लेके चले आएँगे। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से मैं आया, मुझे नहीं लगता कि इसमें भारत सरकार का कोई हाथ है, क्योंकि अच्छा। हर जगह फिरौती की रकम पे की है, हर जगह पैसे दिए हैं, और अपने पैसे के दम पे ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, और पूरा पैसा मेरे अच्छा, घरवालों ने पे किया। आपके ये जो होता है पासपोर्ट पे क्या स्टैम्प हाँ, लगता है? मैं श्योर तभी होता हूँ, हुँ, जब मेरे पासपोर्ट पे ये ठप्पा लग जाता है, या हमारे साथ वाले जितने भी लोग थे, उन पे 5 साल का बैन का ठप्पा लगता है। 5 साल का कि बैन। बैन कि आप थाईलैंड में 5 साल तक नहीं आ सकते, हाँ, हाँ। और उनको डिपोर्ट किया जाता है। अच्छा। अगर आपका रेस्क्यू किया गया तो डिपोर्ट किस बात का? जी, जी। डिपोर्ट तो उनका होता है जिनको जानबूझ के भेजा जाता है, या जी। कोई क्राइम कर देता है इसका वहाँ जाके। मतलब छुड़ाने में कोई हाथ नहीं हमें है। क्रिमिनल घोषित करके वहाँ से निकाला गया। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। हमें बाकायदा सबके हाथ में लेटर भी है। अच्छा हमारे जो अभी दर्शक देख रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन देख रही है जो, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं और जो सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो जो लोग बाहर जॉब करने जाते हैं उनको तो यही सलाह दूँगा कि उसी कंट्री में जाएँ जॉब करने जहाँ पर आपकी भारत की एम्बेसी हो, जी, ताकि अगर आप फँसे भी तो आपको सहायता मिल सके। जी, और दूसरी बात, जो लापरवाही यहाँ पर हमारी भारत सरकार की तरफ से हुई, हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई। जी, हमें टॉर्चर झेलना पड़ा, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान और आर्थिक नुकसान, हर प्रकार का नुकसान झेलना पड़ा। और एक दिखावा किया गया भारत सरकार की तरफ से कि हमने आपका रेस्क्यू किया है, जबकि रेस्क्यू का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रमाण हमें नहीं। जहाँ-जहाँ हमारी फ़ोटो पोस्ट की गई, किसी भी सरकारी ऑफ़िसर हमारे साथ खड़ा नहीं था। कोई भी सरकारी ऑफ़िसर, कोई भी म्यांमार का या इंडिया का या थाईलैंड का, किसी के साथ भी पोस्ट नहीं की गई है। जी, रेस्क्यू पैसे पे किया गया और क्रेडिट उसे सरकार ले रही है। जी, जी, तो ऐसे में क्या कहेंगे? मैं कि इस बारे में क्या ही कहूँगा, मैं सरकार पे मेरा इतना भरोसा था कि हमारी सरकार हमें रेस्क्यू करेगी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा भरोसा टूट गया। भरोसा टूट गया है। तो ऐसे में हमारे साथ प्रदीप जी थे, हम थोड़ा-सा 1 मिनट पिताजी से भी बात करेंगे जब अपने बेटे से मिलते हैं और क्या खुशी होती है, क्योंकि बेटा जब लापता रहता है और परिवार इतना समस्या से जूझ रहा होता है और कितनी समस्या झेला होगा आरपी जी, आरपी कितनी समस्या झेला होगा और कितना पीड़ा सहा होगा, ये पिताजी बता ही सकते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर जी एक चीज़ ये बताइए, आपका बेटा जब गायब था तो आप एकदम पूरे घबरा गए होंगे? घबराने की बात कि समझ लीजिए कि न खाना, न सोना, मतलब हम लोग ये कितने नंबर वाला लड़का था? एक छोटा 2 लड़के हैं हमारे, बड़े वाले एसबीआई में लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं जी, और ये छोटे वाले इंजीनियर थे। जी, इनके पास बहुत अनुभव था, जी। रेस्टोरेंट मैनेजर का भी था। और छोटा लड़का था, कहीं दुलारा प्यारा लड़का होता है जी छोटा हाँ। लड़का, तो कहीं न कहीं वो दर्द हर समय बहुत बहुत जब मतलब रात में अगर हम लोग सोते थे, नींद तो नहीं लगती थी, लेकिन अगर नींद खुल गई 1 बजे 2 बजे रात में प्रदीप का ही चेहरा दिमाग में दिखाई देता। भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा बेटा जी, कब जी, आए। जी। तो अच्छा बेटे को कब आप प्राप्त करते हैं? वहाँ दिल्ली में आने के बाद फिर वो
सुहेलदेव एक्सप्रेस से जी। उड़िया जंक्शन पर आते हैं। जी। उड़िया जंक्शन पर सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र प्रदीप के भी जी, जी। फूल माला और बैंड बाजा लेकर के पहले से ही तैयार थे। ट्रेन से उतरते ही फूल मालाओं से उनको लाद दिया गया। मतलब स्टेशन पर देखने वाले दंग खा गए। हमसे तो एक बुजुर्ग आदमी था, वो पूछा कि भैया ये साहब कहाँ से आ रहे हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा कि भैया ये साहब नहीं है, मेरे लड़के हैं, वो थाईलैंड में अपहरण हो गया था, थाईलैंड से वही आज आए हैं। और बाहर बैंड बाजा बज रहा था तो सोचा कि ऐसी बात होगी। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता हुई एकदम। और वहां से पूरा एक बारात की तरह माहौल बना। और गांव में जो है बैंड बाजा आगे आगे पीछे पीछे पूरी पब्लिक वो मतलब पूरी खुशहाली के साथ घर पे ले